तो चलिए हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में फिर से। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर सपोज एरिया लिखते हैं सर्कल का, तो एरिया क्या आप लिखते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हाँ, यार आर की अलग अलग वैल्यूज पर एरिया अलग अलग आता है। सो दिस आर इज कॉल्ड ए वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो आर है ये भी वेरिएबल है और ये ए जो एरिया है ये भी वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग आर की वैल्यू पे अलग अलग एरिया आता है। यहाँ आर को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये आजाद है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। और ये जो ए है दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि एरिया की वैल्यू जो है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की दुनिया में इसी रूल को, ठीक है ना, दिस इज रूल ऑफ रिलेशनशिप ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसको मैं लिख देता हूं, फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? फंक्शन इज डिफाइंड एज रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो दो वेरिएबल्स होंगे उसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल या एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा एरिया भी चेंज होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको मैथ्स में हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब सवाल है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए कि मान लीजिए इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कहीं मान लीजिए कैसे दिया है कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे मन में सोचिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का। देन दिस थिंग इज रिटन एज y इज इक्वल टू fx, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस मैंने 5 लिखा। ठीक है, दिस इज ए रिलेशनशिप जिसमें दो वेरिएबल हैं y और x। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर में जो आपका आया है एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू f इन ब्रैकेट r। ठीक है, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। तो कुछ नहीं है खास, बस सिंपल सी चीज है, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शन आपको बहुत तरह के होते हैं। इसको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के फॉर्म में आए। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में। फिर एक्सपोनेंशियल भी होते हैं और लॉग फंक्शन भी होते हैं। लॉगरिदम जो है वो आपको मैथ्स में मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे बेसिक मैथ में। तो ये सब अलग अलग तरह के फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखिए, या सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालने का कभी सवाल है, जैसे कहा जाए कि ये जो फंक्शन है इसका f0 वैल्यू निकालो। f0 का मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह इसमें 0 पुट कर देना है। तो जहां जहां x है 0 पुट कर दो तो क्या बचेगा 3। इसी तरह कहा जाए कि ऐसा करो कि f की वैल्यू 1 पे निकालो, तो आप क्या करेंगे x की जगह 1 रख देंगे, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 3। अगर कहा जाए नहीं नहीं f-1 निकालो, -1, इसका मतलब जहां x है वहां पर
-1 रख देना है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन ये माइनस रख के x की जगह -1 रखोगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 तो है ही, तब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। f अगर बोला जाए 2 निकालो तो x की जगह आप यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 2 2 + 3 5। नोट कर लो। अब हम लोग एक दो छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। सपोज एक फंक्शन f(x) डिफाइंड है इस तरीके से, x² - 2 डिवाइडेड बाय x + 3, ठीक है। और आपसे कहा जाए फाइंड f(1) या फाइंड f ऑफ -1, निकाल के देखो कितना आएगा। तो अगर f(1) कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जहां भी x है वहां 1 पुट कर दो, ऊपर 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 -1/4 + 3, दिस इज -1/4। इसमें अगर -1 लिख कर बोला गया है तो वी विल पुट x इक्वल टू -1, सो -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा -1 + 3, सिंपल। तो 2 1 -2 ऊपर में -1 आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब ये सब जो एग्जांपल मैंने दिया है ये आपका लॉग ये है एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई देखो, जैसे f(x) इक्वल टू ऐसा हो सकता है sin x + cos x, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कहा जाए कि फाइंड f(0), दैट मीन्स x की जगह 0 रख दो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा sin 0 + cos 0। नाउ sin 0 तो 0 होता है, बट cos 0 1 होता है, तो दिस इज 1। अगर कहा जाए f π/4 निकालो, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है π/4। नाउ π/4 आपका कितना हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखोगे sin 45 तो 1/√2 आएगा। इसी तरह से cos 45 कितना आएगा 1/√2, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 2/√2, दैट इज इक्वल टू √2। तो फंक्शन बहुत सिंपल सा चीज होता है। अब देखो f(x) इक्वल टू इस तरह का भी आ सकता है e⁻³ 3x, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e इज ए नंबर जस्ट लाइक पाई, और e की वैल्यू 2.7 के राउंड होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड f(0), इसका मतलब आपको x की जगह 0 रख देना है, ऊपर में क्या आएगा e⁻0, और e⁻0 आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, जैसे f(x) इक्वल टू दे दिया जाए, ठीक है, log बेस 10 या log बेस e अगर होता है तो उसे ln कहते हैं, ln x² प्लस मान लीजिए 3, ठीक है। नाउ ln क्या है, जब log के नीचे का बेस e होता है तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ln लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे log का कहीं कहीं पर यूज आएगा, तो log बेस e होता है तो ln लिखते हैं, और अगर log का बेस 10 होता है, नीचे 10 होता है, तब तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ log लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ ln लिखा है मतलब बेस e है। एनीवे जैसे ये फंक्शन है ln x² + 3। अब इस फंक्शन का बोला जाए कि मान लीजिए कि वैल्यू निकालिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे बोल दिया जाए कि f(2) निकालो, तो आपको क्या करना है, ln को वैसे ही छोड़ दो, x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 + 3 ln 7 हो जाएगा, छोड़ दो। अब ln 7 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, नोट कर लीजिए। अब देखो फिजिक्स में कहीं कहीं एक दूसरे टाइप का फंक्शन भी जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो देखिए, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x), ठीक है।
तो एक फंक्शन है एफ एक्स और एक अलग फंक्शन है जी एक्स। ये भी फंक्शन ही है लेकिन ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इन फंक्शंस में एफ एक्स और जी एक्स में आपको मान लीजिए कि एफ एक्स थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और जी एक्स इक्वल टू कुछ ले लेते हैं इस तरह से, ये साइन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, दो पॉसिबिलिटीज है। एक मिनट रुको, किसी का कॉल आ रहा है। चलो, नाउ कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी या तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, एक लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं हम लोग ऐसे कि देखिए, ये अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो अब आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। मतलब जहां पर x रखा है वहां पे आपको gx रख देना है। ये हो गया gx का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह हमने gx रख दिया। और बाद में जो gx की असली वैल्यू है sin x, वो रख दो। तो sin x का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर x प्लस 1। तो इससे आपको एक नया फंक्शन मिल गया f ऑफ gx, ठीक है। Now this f of gx is also written as, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है fog, fog, fogx। पढ़ते कैसे हैं? फंक्शन ऑफ gx। इसी तरह से उल्टा भी कर सकते हैं, g of fx भी निकाल सकते हैं। Now what is g of fx? देखो gx क्या है? ये है। तो अगर यहाँ पर g ऑफ x था तो sin x था। अब यहाँ पे g के बाद ब्रैकेट में x की जगह कौन आ गया? fx। तो जहां पर x है वहां पर fx आ जाएगा, sin ऑफ fx, ठीक है। और fx की असली वैल्यू कितनी थी? x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर आपको x स्क्वायर प्लस 1 रख देना है। तो इस तरीके से ये जो दो फंक्शन आपको मिल रहे हैं इनको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे f ऑफ gx को fogx लिखे, इसको कभी कभी हम लोग gofx लिखते हैं। शॉर्ट में पढ़ते कैसे हैं? g ऑफ fx, f ऑफ gx, ठीक है। और लिखते ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो एक फंक्शन ये था, ये फंक्शन अलग था, ये दोनों अलग अलग थे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो अलग अलग नए फंक्शन बने कि नहीं, इनको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब ये भी अगेन क्लास 12th में है सिलेबस में, बट अभी हमें 11th में डिफरेंशिएशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले। अब तुम लोग इसका एग्जांपल देखो, खुद ट्राई करना। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये अलग फंक्शन है। और हमारे पास एक gx है, ये अलग से ले लेते हैं। मान लीजिए gx की जगह दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस 1, ये अलग फंक्शन है। अब आप निकालिए fogx, fogx का मतलब फंक्शन ऑफ gx, और एक निकालिए g ऑफ fx। पहले आप ट्राई कीजिए इसको। 2x स्क्वायर। ओके चलो देखो, f ऑफ gx का मतलब हुआ f इन ब्रैकेट gx, ये ना। अगर यहाँ पर fx था तो 2x प्लस 5 था, तो जहां x है वहां पर किसको लाके रखना पड़ेगा? हमें gx को लाके रखना पड़ेगा, ठीक है। 2gx प्लस 5, ये हुआ ना। अब gx असल में है कितना? x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया। अगर g ऑफ fx लिखा है तो इसका मतलब आपको g निकालना है इन ब्रैकेट fx। मतलब पहले आपको g फंक्शन देखना है, तो g फंक्शन ये है। अब gx था तो x स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अगर यहाँ पे gx की जगह मान लो कि z रखा रहता तो z स्क्वायर प्लस 1 होता। यहाँ पे g2 लिखा रहता तो 2 स्क्वायर प्लस 1 होता।
यहाँ g के बाद ब्रैकेट में fx लिखा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x की जगह fx का स्क्वायर प्लस 1, और फिर हम fx की जगह ये पुट कर देंगे जो हमारे पास असली fx है, 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2ab, तो 4x इंटू 5 कितना आएगा 20x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया fx 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस जो भी है 26। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन का जो है ना वो मीनिंग है। देखो, अगर बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है तो और थोड़ा सा ऐसी सिंपल सा टर्म में, थोड़ा सा हल्के टर्म में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन जो था ये था, ये 2x प्लस 5 था ना फंक्शन। ठीक है, अब इस 2x प्लस 5 में मान लीजिए यहाँ x था, तो यहाँ पर 2x प्लस 5 था। अगर मैंने वहां पर x की जगह कुछ और रख दिया, fx था ना, f की जगह यहाँ पे z रख देते, तो यही फंक्शन क्या हो जाता 2z प्लस 5 हो जाता। अगर f के बाद यहाँ पर हम 7 रख देते, मान लीजिए 7, तो आप क्या लिखते 2 इंटू 7 प्लस 5, यही लिखते ना। अगर मैंने f के बाद यहाँ पे z की जगह या x जो लिखा था x की जगह यहाँ पर अगर मैंने x स्क्वायर लिख दिया होता, तो आप क्या लिखते 2x की जगह x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ ये x है, ये 2 और 5 तो नंबर है, समझे। तो अगर हम f की जगह यहाँ पर मान लो कि हाथी भी लिख देते ना, हाथी, तो इसका मतलब हो जाता है ये 2 हाथी प्लस 5, समझे। एकदम मजाकिया लहजे में समझो, जो भी यहाँ पे x लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, सिंपल। तो अगर यहाँ मैंने हाथी लिख दिया, फंक्शन ऑफ हाथी इक्वल टू 2 हाथी प्लस 5, फंक्शन ऑफ a हो गया तो 2a प्लस 5, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो गया तो 2x स्क्वायर प्लस 5। तो अगर फंक्शन ऑफ gx हो गया तो 2gx प्लस 5, समझ में आया ये वाला। फंक्शन ऑफ gx हो गया तो 2x की जगह gx प्लस 5, और बाद में हमारा जो gx था वो उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर। अब हम लोग फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन जानने के बाद डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझना होगा। उसके लिए पहले आपको एक टर्म समझाते हैं, फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज फाइनाइट डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, सिंपल सा चीज है। तो मान लीजिए कि हमने इस तरह से एक टेबल ले लिया, यहां पर हमने सपोज y1 लिया और एक वैल्यू y2 ली, और यहां पर हम लिखेंगे y2 माइनस y1। ठीक है ना, सपोज y2 हर केस में हमने 100 लिया है, 100 100 100। ठीक है, लेकिन ये जो आपका y1 है वो फर्स्ट केस में सपोज 90 है, सेकेंड केस में 99 है, थर्ड केस में 99.9 है। तो जब आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे y2 माइनस y1 तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 10 आएगा, सब जान रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं। यहाँ भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा। तो इस तरह के डिफरेंस को जिसका एक फाइनाइट वैल्यू हो उसे हम फाइनाइट डिफरेंस कहते हैं, और मैथ की दुनिया में हम इसे डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं डेल्टा, इसको ट्राइंगल है, ठीक है, और बोलते क्या है डेल्टा वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस। इवन अगर आप एक स्टेप और आगे जाते 99.99 भी लेते तो भी डिफरेंस 0.01 आता, तो वो फाइनाइट डिफरेंस कहलाता। बट मैथ में कभी कभी डिफरेंस जो होता है ना बहुत स्मॉल आता है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। देखो, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। अब ये क्या है, सपोज आपका जो y1 है या y2 है वो 100 है, ठीक है, लेकिन जो y1 है जिसको सब्ट्रैक्ट करना था वो इस तरह का है 99.9।
9 ऐसे ऐसे करते हुए पता नहीं कितनी बार है, लास्ट में भी एक 9 है। अब अगर आप यहाँ पर y2 माइनस y1 निकाले तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.0000, पता नहीं कितनी बार जीरो आएगा और लास्ट में एक 1 आ जाएगा कि नहीं। तो ये अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये बहुत छोटा डिफरेंस है कि नहीं, दिस इज वेरी स्मॉल डिफरेंस। इनसे तो कंपेयर होने लायक है ही नहीं 10, 1 या 0.1 से। अब ये डिफरेंस इतना छोटा है कि हम इसे फाइनाइट नहीं, हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। और मैथ्स में इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डेल्टा वाई का सिंबल नहीं यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं डी वाई। डी वाई, डी जो है ना वो डेल्टा की जगह आ गया, डी वाई जहां भी हो इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपके पास एक हाथी है, हाथी का मांस बहुत ज्यादा है और हाथी के मांस पर आपने एक चींटी जाकर रख दिया और आपसे कहा जा रहा है बताओ चींटी के रखने से मांस कितना बढ़ गया। बताओ मांस बढ़ा है, सही बात है बढ़ा तो होगा, लेकिन वो चींटी का मांस इतना छोटा होगा हाथी के मांस के मुकाबले कि हम उसे क्या बोलेंगे कि बहुत बहुत कम मांस बढ़ा है। उसी तरह के स्मॉल डिफरेंस को हम लोग dy से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स में कभी कभी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज वेरी वेरी स्मॉल and in such case that difference is represented as dy। और अगर डिफरेंस लार्ज है, फाइनाइट वैल्यू है, तब हम उसे डेल्टा वाई से कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब हम अगर x की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। फिर किसी ने कहा कि सर x2 ले लीजिए 2, तब y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y कितनी आएगी भाई, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा लार्ज है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो डेल्टा x निकाल सकते हैं ना, डेल्टा x का मतलब हुआ x2 माइनस x1 और वो कितना आएगा, तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं, 2 माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पे y में भी डिफरेंस देखो कितना आएगा, तो y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 करोगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो अच्छा खासा फाइनाइट वैल्यू आ रहा है 1 और 3, तो इस तरह के डिफरेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी फंक्शन में x चेंज करता है तो y भी चेंज करेगा, क्योंकि y तो x पे ही डिपेंडेंट है। अगर x में बड़ा चेंज है, फाइनाइट चेंज है, तो y में भी जो चेंज होगा वो फाइनाइट होगा, मतलब बड़ा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गलती से x में चेंज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल चेंज आता है, ये इस तरह का इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तब y में भी जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आता वो बहुत कम आता। इन शॉर्ट अगर x में चेंज डेल्टा x है तो y में चेंज डेल्टा y होता है, लेकिन अगर x में चेंज dx होता है, dx वेरी स्मॉल, तो y में भी चेंज फिर क्या होता, वेरी स्मॉल आता, और उसे हम dy से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हमने पिछले वाले स्लाइड में क्या देखा कि इफ y is a function of x, y equal to fx, okay, y is a function of x, if change in x is equal to delta x, then change in y जो है that is also delta y। तो x बदलेगा तो y बदलेगा, x में अगर बड़ा चेंज है तो y में भी जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है वो बड़ा होगा, एंड डेल्टा y को जब डेल्टा x से आप डिवाइड करेंगे तो इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, this is called average rate, ठीक है। लेकिन if change in x is very small,
dx, मतलब x में चेंज आया है लेकिन बहुत कम चेंज आया है। देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन जो y होगा वो भी बहुत कम होगा और उसे हम dy लिखेंगे, ठीक है। तब dy बाई dx जब निकालोगे, dy बाई dx, तो इसे हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस को हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक, उसी समय जो रेट ऑफ चेंज है। अब ये जो रेट वर्ड है ये हमारे लाइफ में नया नहीं है, रेट तो बहुत कॉमन है। एग्जांपल समझो, मान लीजिए कि आपने देखा कि क्रिकेट का मैच चल रहा है कहीं पे, ठीक है, 2020 चल रहा है, और आपने देखा कि किसी टीम ने 10 ओवर बैटिंग कर ली है और 10 ओवर में उसके मान लीजिए कि 70 रन बने हैं, ठीक है। तो आप इसका एवरेज रन रेट अक्सर निकालते हैं कि नहीं? माइंड में अक्सर आपको आदत होती है कि अरे रन रेट क्या चल रहा है, कोई पूछता है तो आप क्या कहते हैं, कितने रन बने डिवाइडेड बाय कितने ओवर बीत गए, और यहाँ से आप बोलते हैं ना 7 का रन रेट है। तो अगर ये ध्यान से सोचो तो ये जो 70 रन है इसको आप डेल्टा वाई मान लो, चेंज इन रन को, और ये जो 0 से 10 ओवर तक आया इसको आप डेल्टा एक्स मान लो। तो असल में आपने ये क्या निकाला है, आपने असल में एवरेज रेट के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाला है। समझ में आया? तो एवरेज रेट हम लोग रियल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। ऐसे सुनो, एक बस जो है वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चली, बस ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, कितने देर में? 2 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करते हैं, 60 किलोमीटर बाई 2 घंटा डिवाइड करते हैं और आप कहते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर है। बट वो क्या आप निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज। इसी तरह से ये एवरेज रन रेट है। लेकिन मान लीजिए कि आपको इंस्टेंटेनियस रन रेट निकालना हुआ, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बॉल पे कितने रन बनेंगे, या बस का अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बस कितने स्पीड से चल रही है, तो वो तो आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से नहीं निकलेगा। तो बस का इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ से पता चलता है मालूम है? जो स्पीडोमीटर में आपको स्पीड दिखता है, कांटा जो दिखाता है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो आप हम लोग मेंटली कैलकुलेट करते हैं कि बस 60 किलोमीटर चली है 2 घंटे में, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, वो है एवरेज स्पीड। तो दुनिया में जहां भी वर्ड आएगा ना रेट, वो 2 तरीके से आता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज रेट निकालना बहुत आसान होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। बट ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है इसी को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। dy by dx is also called differentiation of y with respect to x। तो जरूरत जो है वो महसूस हो रही है कि डिफरेंशिएशन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल पाएंगे। एवरेज रेट तो आराम से निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसको नोट कर लो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग एवरेज रेट का एक एग्जांपल कर रहे हैं और देखेंगे कि एवरेज रेट निकालना कितना आसान होता है। हमारे पास एक फंक्शन है, नीचे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन है। फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। मतलब हमने x को बदल दिया, पहले 0 था और 0 से बदल के 4 कर दिया, तो x बदलेंगे तो y बदलेगा। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पहले देखिए, जब x1 की वैल्यू हमने 0 ली तो उस समय y1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 रखो यहाँ पे, तो 0 और 0 और यहाँ 2, तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमने x2 की वैल्यू ली, सेकेंड वाली वैल्यू कितनी थी, 4, तो उस पर आपका y2 का वैल्यू क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 2,
तो ये कितना हो जाएगा 22 होगा। तो जब आपसे कहा जाए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, दैट मीन्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला लेटर ऊपर होता है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, y2 माइनस y1, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। और y2 माइनस y1 में y2 आपने निकाल रखा है 22, y1 कितना निकाल रखा है 2, और यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 तो 4 होगा, तो ये कितना आ रहा है 20/4, कितना आ गया 5 आ गया। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, कितनी आसानी से निकल जाता है एवरेज रेट। नोट करो, देखो फिजिक्स में कहाँ एवरेज रेट की जरूरत पड़ती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी at time t is displacement of a body at time t is, लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट को हमने s से लिखा है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t। फाइंड एवरेज velocity between t equal to 0 and suppose t equal to कुछ भी ले लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो एक बॉडी कहीं चल रहा है और उसका चलने से क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। तो इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर ऐसे बॉडी चल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए बॉडी यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड के बाद हो सकता है कि बॉडी यहाँ हो। भाई बॉडी को आप एक पार्टिकल या कुछ भी बॉल की तरह मान सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि छोटा सा ऐसे बॉडी है जो पहले यहाँ था और अब यहाँ पहुंच गया है, और ये क्या कर रहा है धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो कहा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड में क्या होगी। तो देखो t इक्वल टू 0 पर कहीं था, 2 सेकंड के बाद कहीं और पहुंच गया। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, हालांकि ये काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो जैसे अभी तक हम लोग ले रहे थे y एज ए फंक्शन ऑफ fx, यहाँ पर आपको y की जगह क्या मिल गया है s, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो डेल्टा s बाई डेल्टा t लिखे हैं, ये डेल्टा y बाई डेल्टा x की तरह ही है, एवरेज रेट है। अब डेल्टा s कैसे निकालेंगे, तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे में भी इसी तरह से टाइम क्या होता है t2 माइनस t1। अब देखो फाइनल निकालने का मतलब ये है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, ठीक ना। तो 2 सेकेंड यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये, और s1 का मतलब क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल टू 0 पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो 0 है, t0 रखने पे। t2 माइनस t1 का मतलब 2 माइनस 0 2, तो यहाँ से आपका आ गया 8/2, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया है कि अगर समझो तो 0 टाइम पर t इक्वल टू 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, दिख रहा है ना, 0 प्लस 0, और t इक्वल टू 2 रखने पे डिस्प्लेसमेंट 8 आ रहा है। तो असल में 2 सेकेंड में ये जो बॉडी है वो करीब करीब ये 8 मीटर चला गया है, दिस इज योर 8 मीटर। तो बताओ, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है 8 मीटर कितने देर में, इन 2 सेकेंड, तो यह तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि हाँ भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 8/2 कर दो तो 4 मीटर पर सेकेंड होगी, ये पढ़ा है ना।
वही सेम चीज को हम लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी एवरेज रेट की। एवरेज रेट निकालने के लिए वी डू नॉट नीड डिफरेंशिएशन, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉब्लम तब होता है जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पर जहां पार्टिकल है वहां इसकी वेलोसिटी निकालो, तो हम लोग फंस जाते हैं। तब हमें ये जो एस है इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अब हम लोग अगले स्लाइड से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, बेसिक चीजें। सपोज इफ y is equal to fx, y is a function of x, okay, then differentiation of y with respect to x is written as dy by dx, dy by dx। और जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम f डैश x लिख रहे हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स का मतलब y का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बदल करके fx से f डैश x हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे एक नाम ये भी है इसका, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक है। और एक नाम और भी है इसका, एक नाम इसका ये भी है कि हम इसे इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं रेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है। या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड इतना बड़ा है कि लोग ना लिखना पसंद करते हैं ना बोलना पसंद करते हैं। तो जहां भी सिर्फ रेट लिखा रहे दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसके तीन तीन नाम हो गए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं dy बाई dx को, इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं, और इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डी बाई डी एक्स जो है वो एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगता है उसको डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को बदल देता है। तो डी बाई डी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका y इक्वल टू एफ एक्स था, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स था, देखो y इक्वल टू एफ एक्स था, तो जब हमने इधर ऑपरेटर यूज किया डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, तो ये बना दिया इसको डी वाई बाई डी एक्स। तो वही ऑपरेटर जब इधर भी जाएगा तो ये लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा आपको एफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड फॉर्मूलेज जो हम लोग अब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद ये एक नया फंक्शन बन जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका फंक्शन बदल जाता है। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होकर के 2x हो जाता है, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होकर 3x स्क्वायर हो जाता है। तो अगर ये चीजें जो है एफ एक्स हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो नया वाला बना इसी को हम कह रहे हैं एफ डैश एक्स, एक नया फंक्शन मिलता है। अब ये कैसे आता है, कौन से रूल से आता है, ये अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो जब भी y आपको कोई भी नंबर मिले या कांस्टेंट मिले, तो आप अपने बेसिक फॉर्मूले से देख लीजिए, y इज ए कांस्टेंट देन इसका डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से y इक्वल टू सपोज -3 भी मिले तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, जब भी कांस्टेंट मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देना है, ठीक है। रूल नंबर 2 या फॉर्मूले नंबर 2 पे आइए, ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, x टू द पावर n। अगर आपको x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करना है तो एक एग्जांपल उसी तरह का लेते हैं।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ x का पावर n की जगह x का पावर 2 है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो पावर है वो पहले बाहर ले आओ, तो 2 पहले बाहर आ गया और x का पावर कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो x का पावर 1 को सिर्फ आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, पावर बाहर आ जाता है, सिंपल। अगर उसी हिसाब से y इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ तब क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो 3 बाहर आएगा, ठीक है, और x का पावर 3 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा y इक्वल टू x अगर हो तो क्या होगा, तो देखो y इक्वल टू एक्स का मतलब पावर इसका 1 है, तो बाहर में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और x का पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब अगर जीरो हुआ तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। या ऐसे भी समझो कि जब dy बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ y की जगह x रखोगे तो dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किए हैं, बीच में एक स्टेप और होता है जो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वो स्टेप देखो क्या होता है कि यहाँ पर पहले ये आने से पहले आपको बीच में क्या स्टेप लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑपरेटर आपने यूज किया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह कौन है, एक तरीके से एक्स क्यूब है, और तब जाके ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर की तरह है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया 3x स्क्वायर। उसी तरह से इन सब में भी वो स्टेप होगा, लेकिन ये स्टेप बीच वाला हम लोग मिस करते हैं, ठीक है, इसको लिखते नहीं है। इसमें भी चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, इसको जो है ये ऐसे कर सकते हैं कि पहला स्टेप जो होगा इसका dy बाई डी एक्स, वाई की जगह x रख दो, तो क्या लिखेंगे सीधे dx बाई डी एक्स, और तब उसका उसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, या इतना माथा फोड़ी करना ही नहीं है, dx कैंसिल कर दो, ऐसे भी 1 आ रहा है। देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर सपोज 3 बाई 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर 3 बाई 2 को बाहर ले आओ, ऐसे आ जाएगा, तो x का पावर कितना बचेगा, तो ऊपर में 3 बाई 2 माइनस 1 पावर में, नाउ दिस 3 बाई 2 इज आउटसाइड, और ये अगर आप माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 1 बाई 2 आएगा, तो आप इसको 1 बाई 2 लिख सकते हो। अच्छा x का पावर हाफ इज ऑल्सो कॉल्ड रूट एक्स, तो आप इसको चाहो तो 3 बाई 2 रूट एक्स भी लिख सकते हो, या ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, पावर इसमें घबराने की बात नहीं है, फ्रैक्शन का भी इसी तरीके से होता है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले ये समझो कि असल में ये x का पावर 1 बाई 2 है, ठीक है। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अगले स्टेप में करना है मुझे, तो पावर लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिखने में आसानी हो। फॉर्मूला क्या था, x का पावर n होगा तो n बाहर आएगा और फॉर्मूले में ऊपर में n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर हाफ है तो हाफ को बाहर ले आएंगे, आ गया बाहर, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। हाफ विल वेट आउटसाइड कि भाई बाहर ही रहो तुम, और x का पावर देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2। अच्छा, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है कि x का पावर अगर माइनस n है तो इसे हम 1 बाई एक्स का पावर n लिखते हैं, ये पता है। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको चेंज कर, Yes, sir. Yes. तो 1 बाई ये क्या आ जाएगा 2, और x का पावर हाफ नीचे आएगा, जिसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर तो यहीं पर आ गया था, ये तो बस मैंने उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो y इज इक्वल टू सपोज
x का पावर -5 हो जाए। तो पावर -5 हो गया तो क्या हुआ, फिर भी हम डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से करेंगे, dy बाई dx करना हुआ तो -5 विल कम आउटसाइड और x का पावर हो जाएगा -5 -1 n-1, ये कितना हो जाएगा -5 और x का पावर -6। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसे, और नहीं तो आप इसे -5 बाई x टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। अब अगला डिफरेंशिएशन खुद करो, 1 बाई x है और इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कि क्या आएगा, रफ में कहीं करो 1 by कैसे होगा। पहली बात तो ये 1 बाई एक्स है तो इसे x टू दी पावर n के फॉर्म में लिखेंगे तो असल में ये x टू दी पावर -1 है, तो यहाँ n की जगह -1 है, तो दैट -1 विल कम आउटसाइड और x का पावर हो जाएगा -1 -2, तो ये -1 बाहर ही रह जाएगा और x टू दी पावर -2 को 1 बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो बताओ। चलो देखो कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम x टू दी पावर -2 कर देंगे, ठीक है। अब बाहर आ जाएगा ये -2 और x का पावर हो जाएगा -2 -1 दैट इज -3, सो दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन, ठीक है। ये x टू दी पावर -3 नीचे आएगा तो यही हो जाएगा। तो ये आपके जो है ना सिर्फ सारे के सारे जो हमने न्यूमेरिकल किए ये सिर्फ इस फॉर्मूले पे किए x टू दी पावर n पे, और इसी का प्रैक्टिस की जरूरत भी है, बाकी का तो करने की जरूरत ही नहीं है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, अगर डायरेक्ट ln x आए तो 1 बाई x ही होगा, बाकी में कुछ है नहीं वेरिएशन की कोई पावर n वेन, सिर्फ इसी में था, ठीक है। अब जो है इसको पहले नोट कर लो पूरा, फिर अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस आप जो हैं सॉल्व करके अगली क्लास में जो है पूछिएगा जो नहीं बनेगा, ठीक है।